नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं, तो कृपया ना लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक क्रॉस एग्जामिनेशन, जो सैंपल ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में, वो आपके समक्ष कुछ लेकर आए हैं। कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो पुट अप किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। अक्सर देखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस केस 498 के केसेस फाइल किए जाते हैं और आजकल काफ़ी ज़्यादा, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने काफ़ी वर्डिक्ट्स दिए हैं, जजमेंट्स आई हैं और काफ़ी हद तक ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं कि लॉ काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है और आजकल जो फैमिलीज हैं एक दूसरे को हरास करने के लिए, पूरी की पूरी फैमिली को इम्प्लिकेट करने के लिए ये केसेस लगा देती हैं। तो देखिए, अब कोर्ट्स हैं वो लॉ बनाती नहीं हैं और अब ये सारा काम जो है लेजिस्लेचर के ऊपर आता है और लेजिस्लेचर जो है, जो एग्जीक्यूटिव जैसे लॉ फ्रेम मतलब प्रपोजल देगी, वो जो लेजिस्लेशंस है वो पास किए जाते हैं। लेकिन जो लेजिस्लेशन बनाए जाते थे गुड पर्पस के लिए बनाए जाते थे साथ में, लेकिन कुछ लोगों ने अब इनको मिसयूज भी करना चालू कर दिया है। तो फिर नेचुरली जो है कई बार नहीं, मैक्सिमम जो देखा जा रहा है कि जो इनोसेंट लोग हैं वो इम्प्लिकेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, कई क्वेश्चंस पुट अप पूछते हैं लोग सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पे कि किस जो केसेस लगा दी गए, आगे क्या डिफेंस किया जाए, क्या किस तरीके से किया जाए। देखिए, ये जो भी एलिगेशंस लगाई जा रही हैं उसका एक ही रास्ता होता है, वो है जब ट्रायल फेस किया जाए, जो केस चलता है, तब ऑपोजिट पार्टी के पास एक मौका आता है, उसी से हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट प्ले होता है। अगर आपकी जो ऑपोजिट पार्टी है, जो एप्लीकेंट हुआ, कंप्लेनेंट हुआ, अगर उसने कोई झूठी कंप्लेंट डाली है, उसकी टेस्टिमोनी, उसकी एविडेंस को आप अच्छे से डिमोलिश कर सकते हैं अगर आप एक अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कई जो हैं लोग पूछते हैं क्या पूछा जाए, किस तरीके से पूछा जाए। देखिए, कोई फॉर्मेट नहीं है क्रॉस एग्जामिनेशन का, लेकिन ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आप जो है लीडिंग क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका आंसर हाँ या ना में होता है, और कभी भी क्रॉस एग्जामिनेशन में ओपन एंडेड क्वेश्चंस ना पूछें। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने से क्या होगा कि विटनेस जो है वो उसको मौका मिल जाएगा, वो आपकी जो ऐसा एविडेंस, ऐसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लेगा जो आपके विरुद्ध जाएगी, जो आपके अगेंस्ट में जाएगी। तो जो भी अब कोर्ट्स के वर्डिक्ट्स आते हैं वो एविडेंसेस को देखे जाते हैं। एविडेंसेस तभी कंप्लीट होता है, एक होता है एग्जामिनेशन चीफ, जिसमें जो एप्लीकेंट है या कंप्लेनेंट है वो अपनी टेस्टिमोनी देता है, रिकॉर्ड करवाता है, चाहे ऑरल करके चाहे एफिडेविट देके। और दूसरा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। एविडेंस में एग्जामिनेशन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन को दोनों को कंसिडर करके ही एविडेंस बनता है। और इसलिए जो खासकर डोमेस्टिक वायलेंस केस के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक रिस्पोंडेंट्स जो है वो अपना अच्छा सा क्रॉस एग्जामिनेशन फ्रेम करके, एप्लीकेंट जो है अगर वो झूठी कंप्लेंट डालते हैं तो उसके ऊपर आप क्रॉस एग्जामिनेशन करके उसकी टेस्टिमोनी को डिमोलिश कर सकते हैं और ये प्रूव कर सकते हैं कि अगले ने, जो एप्लीकेंट ने, फेक कंप्लेंट डाली थी। और जो कोर्ट्स है वो सिर्फ जो है वो आपका एविडेंस को ही रिकॉर्ड कंसिडर करता है और अटेंडिंग सर्कमस्टेंसेस को कंसिडर करता है। तो इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन का जो पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो क्या पूछे जाने चाहिए, किस तरीके से पूछे जाने, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ 25 क्वेश्चंस के आसपास जो बनाए हैं, आप इसको वेरी कर सकते हैं। देखिए, हर नेचर ऑफ द कंप्लेंट अलग होगी, इसलिए ऐसे नहीं कि ये मैकेनिकली आपने क्वेश्चन बना लिया और यही आप हर जगह पूछेंगे। एलिगेशंस क्या है, किस तरीके की एलिगेशंस है, उसके हिसाब से ही क्रॉस एग्जामिनेशन डिवाइस किया जाना चाहिए। ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन है एक सिर्फ जनरल पर्पस के लिए बनाया गया है, अवेयरनेस पर्पस के लिए बनाया गया है, जिससे जो लेमैन है, जिन लोगों को ज्यादा एक्सपोजर नहीं है किस तरीके से पूछना, वो ये क्रॉस एग्जामिनेशन का यूटिलाइज कर सकते हैं। आप चाहे अगर आप इन पर्सन फाइल कर रहे हैं तो आप इन पर्सन भी क्वेश्चंस को ड्राफ्ट कर सकते हैं, या फिर अपने एडवोकेट के साथ बैठ के आप इन
क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं, उनके जो एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन बनाए गए हैं एग्जामिनेशन चीफ में उसके साथ डिस्कस करके आप एक अच्छे से क्वेश्चन डिवाइस कर सकते हैं, फ्रेम्ड कर सकते हैं, जिससे एट द टाइम ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन उसकी टेस्टिमनी को डिमोलिश किया जा सके। तो देखिए दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि किस तरीके की कंप्लेंटें डाली जाती हैं। अक्सर ये लिखाया जाता है डोमेस्टिक वायलेंस में कि हमने बहुत ज्यादा डावरी दी, हमसे बहुत ज्यादा डावरी मांगी। तो आप एक क्वेश्चन जरूर, अक्सर जो कॉमन कंप्लेंट्स आती हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एग्री करते हैं कि एट द टाइम ऑफ मैरिज योर रिलेटिव्स वर प्रेजेंट एट द ओकेजन ऑफ द मैरिज, काइंडली प्रोवाइड द नेम ऑफ द रिलेटिव्स हु हैज गिवन द डावरी। तो अक्सर लोग ये कंप्लेंट लगाते हैं कि हमने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के डावरी दी। तो आप इस क्वेश्चन से, जो नंबर 1 जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप ऐसा भी पूछ सकते हैं कि योर रिलेटिव्स, क्या वो आपके रिलेटिव्स प्रेजेंट थे ओकेजन ऑफ मैरिज में। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन आप पुट अप करेंगे रिलेटिव्स ऑफ द मैरिज में, जब का नाम आएगा तो फिर उनके नाम भी पूछेंगे जिनके सामने अगले ने डावरी दी है या दहेज दिया है। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लो उन्होंने विटनेस नहीं बनाया उन रिलेटिव्स को, तो ये कोर्ट से सस्पिशियस की नजर से भी देखेंगे कि इतने लोगों के मौजूद में वो रिलेटिव्स प्रेजेंट है, वो क्यों नहीं विटनेस आए, वो क्यों नहीं गवाही देने के लिए आए। अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप पूछेंगे कि रिलेटिव्स प्रेजेंट थे, उन रिलेटिव्स के नाम बताएं, आर्ग्यूमेंट में आप ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेटिव्स थे ये मौजूद थे, लेकिन कोई भी विटनेस, जो कोई भी रिलेटिव है, वो गवाही देने नहीं आया। अक्सर जो डोमेस्टिक जो कंप्लेंटें डाली जाती हैं उसमें जो है फैमिली मेंबर्स तक ही रखा जाता है, रिलेटिव्स को जो है पार्टी नहीं, वो विटनेस नहीं बनाया जाता। तो अगर ओपन एंड जो अगर डावरी रिलेटिव्स की प्रेजेंस में दी है, तो अगर उसकी एविडेंस को सपोर्ट करने नहीं आया तो उस एविडेंस को सस्पिशियस की नजर से देखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप जरूर पुट अप कीजिए कि रिलेटिव्स अगर प्रेजेंट है, अगर रिलेटिव्स को गवाह बना रखा है तो फिर इसको थोड़ा सा रिफ्रेन कीजिए, तो पूछने में थोड़ा सा मतलब इतने ईगरनेस ना दिखाएं। अगर जो है, फिर दूसरा क्वेश्चन आप ये पुट अप कर सकते हैं, ये आप एग्री करते हैं कि आपने जो लिस्ट है डावरी की, जो लिस्ट है वो रूल 2 डावरी प्रोहिबिशन रूल्स 1985 के तहत नहीं बनाई है। तो देखिए, एक रूल बनाया गया है डावरी प्रोहिबिशन एक्ट में कि जो भी, अगर आप अक्सर देखा गया है कि झूठी कंप्लेंटें डालते हैं तो एक लिस्ट बड़ा चढ़ा के एक लिस्ट बना दी जाती है। तो रूल 2 जो डावरी प्रोहिबिशन एक्ट रूल्स बनाए रखे हैं 1985 के, उसमें ब्राइड और ब्राइड ग्रूम दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए। तो उसमें एक दो क्वेश्चन और भी पुट अप कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए वो लिस्ट बनाई है तो देखिए कि उसमें जो वर पक्ष है उसके सिग्नेचर हस्ताक्षर है कि नहीं है। अगर लिस्ट उसी टाइम बनाई गई है कि अक्सर कंप्लेंट बनाई जाती है, एक फेक लिस्ट बना दी जाती है ताकि उनको लगता है पार्टी को हम ज्यादा से ज्यादा जो है क्लेम कर सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट है सेटल कर सकेंगे। तो ये चीज आप जरूर पूछिए कि जो रूल 2 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1985 का, इसका आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं, रूल 2 क्या कहता है। रूल 2 का पूरा बता रखा है, रूल 2 का मैंने एक वीडियो भी बना रखा है रूल 2 के ऊपर 1985 डावरी प्रोहिबिशन का, उसके आप देखें, अगर इस चैनल में है तो आप इसको जरूर सर्च कीजिए। उसके अंदर वीडियो भी बना रखा है, उसमें पूरा ब्यौरा देना पड़ता है कि नेम ऑफ आइटम क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम क्या है, किसने दिए, और उसका जो है सिग्नेचर जो है दोनों के मेंशन होने जरूरी है, तभी वो लिस्ट वैलिड की नहीं जाएगी। ऐसे नहीं कि कोई भी फेक लिस्ट बना दी। तो ये अक्सर जो है वो हैंड रिटन एक लिस्ट बना दी जाती है, वो डाल दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि तो प्राइम फेशियल केस तो बन जाता है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में आप उसका जरूर पुट अप कीजिए क्वेश्चन, उसका टेस्टिमोनी को डिमोलिश कीजिए, ठीक है। और अगला देखिए क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन ये है, कितना एक्सपेंडिचर आपने खर्च किया था डॉटर की मैरिज पे, ये जरूर पूछिए, क्योंकि ये है कि अक्सर जो है वो कहते हैं हमने इतना अमाउंट किया। अगर उसने अमाउंट मेंशन कर रखा है अपने एफिडेविट में या अपने जो एग्जामिनेशन चीफ में, तो आप ना पूछें क्वेश्चन। अगर नहीं दे रखा तो इससे क्या होता है, ये चीज उस फंसने का, जो अगर झूठी कंप्लेंट डाली है तो वो जो है फंसने का डर रहेगा उनको। क्योंकि इसके बाद एक सीक्वेंस में दूसरा क्वेश्चन ये भी है, वो ये आप पूछ सकते हैं कि आपने अगर कोई उसका एप्लीकेंट का कोई भाई बहन है और अगर उसने कंप्लेंट डाल रखी है, मतलब भाई बहन है उनकी मैरिज हो रखी है, तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपने कितना एक्सपेंडिचर किया जो आपकी जो सेकंड सन और जो डॉटर की जो मैरिज हुई थी। तो ये सेकंड सन और डॉटर ही है, कई बार क्या है एप्लीकेंट के साथ से उनके जो फादर है वो भी विटनेस देने के लिए आते हैं। तो ये क्वेश्चन उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी लड़की के पर कितनी शादी पे कितना खर्च किया। और दूसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि आपने दूसरे लड़की की शादी में कितना किया। मान लीजिए अगर एक ने कह दिया कि मैंने इतना अमाउंट खर्च किया इस लड़की की शादी पे, तो दूसरे पर भी उसको यही बताना पड़ेगा मैंने इस दूसरे पर भी इतना खर्च किया है। तो ये वो एक, अगर मान लीजिए ये फेक कंप्लेंट डाली गई है तो ये
क्वेश्चंस के घेरे में आ जाएंगे। वो क्या, किस तरीके से आ जाएंगे, वो आप अलग से भी अगर इस चैनल मतलब इस वीडियो पे बने रहे, अगर कई क्वेश्चन हैं वो इसमें आप वो फंसते चले जाएंगे। तो आप देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन ये है कि ये है कि ये ठीक है आपने कोई बिल, रसिप्ट, डाउरी आर्टिकल की नई फाइल की है। अक्सर क्या है कि देखा जाता है वो लिख देते हैं हमने इतना अमाउंट दिया गया है, इतना दिया, लेकिन अब उस अमाउंट जो कोई भी डाउरी का जो आइटम्स दिए गए हैं, जब बिल दिए हैं, मतलब जो ज्वेलरी दी गई है उसके बिल्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्सटेंशिएट भी तो करना चाहिए कि सिर्फ कह लेने से और लिख लेने से सफिशिएंट नहीं होता, उसको प्रूफ के लिए तौर पे बिल भी होने जरूरी है। अब मान लीजिए उसने कोई फेक बिल लगा रखे हैं तो फिर ये क्वेश्चन ना पूछिए, फिर उसके बाद ये पूछिए कि अगला क्वेश्चन पे आइए, 6 नंबर क्वेश्चन पे आप ये पूछिए कि ये भी ठीक है कि आपने शॉपकीपर या स्टोर कीपर को विटनेस के तौर पे गवाह नहीं बनाया। तो मान लीजिए अब ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे के साथ मैच मतलब इररिलेवेंट बनते जा रहे हैं। तो मान लीजिए अगर एक पार्टी ने सिर्फ स्टेटमेंट दे रखी है कि हमने इतना अमाउंट का खर्च किया है, इतनी ज्वेलरी पर किया, इतना किया, अगर उसने कोई बिल नहीं लगा रखे हैं तो समझ लीजिए कि वो उसके अगेंस्ट में जाएगा विटनेस के। और अगर मान लीजिए उसने फेक बिल बना दिया, कि अक्सर क्या है कि फेक बिल बना दिए जाते हैं, अब उस बिल को भी प्रूव करने के लिए उसको विटनेस के तौर पे उस शॉपकीपर या दुकानदार जो भी है, स्टोर कीपर है, उसको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा ताकि वो प्रूव कर सके कि ये बिल जो है वो उसकी दुकान से ही बनाए गए हैं, उसके हाथ से काटे गए हैं या उसके कैश मेमो से निकले गए हैं। तो ये चीजें आप जरूर पूछे इस क्वेश्चन पे। अगला देखिए, फिर अगला क्वेश्चन ये है अगला क्वेश्चन ये है कि आपने, ये ठीक है कि आपने ये मेंशन नहीं किया कि कौन सी डाउरी किस रिस्पोंडेंट को दी है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस में क्या होता है कि अक्सर घर के 15-15, 10-10 लोगों को भी बना देते हैं कई बार रिस्पोंडेंट, 10-15 ना सही 7-8 लोगों को तो रिस्पोंडेंट बना देते हैं। जैसे कोई ब्रदर इन लॉ हो गया और फादर इन लॉ हो गए, उनके भी जो फैमिली मेंबर्स हुए, कई बार रिलेटिव्स हो गए, उन सबको बना दिए जाते हैं और कहते हैं हमने सबको इतना दहेज दिया। तो ये बताना बहुत जरूरी है कि कौन सा डाउरी आर्टिकल किस रिस्पोंडेंट को दिया। ये क्वेश्चन जरूर पूछिए कि आपने मेंशन नहीं किया, वो कह रहे हमने इतना दहेज दिया, किसको दिया, ये जरूर पूछिए किसको दिया दहेज। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि आप क्लेम कर रहे हैं रिलीफ के लिए, और आप जिस पे एलिगेशन लगा रहे हैं उस रिस्पोंडेंट का भी पूरा राइट बनता है कि कितना अमाउंट का दिया, कितना दिया और कब दिया। ये एक अगला क्वेश्चन, ये डेट, टाइम, प्लेस यू हैव नॉट मेंशन, ये पूछिए अगले में कि अगर आपने डाउरी दी है तो आपने मेंशन किया है कोर्ट उसमें एफिडेविट में या एग्जामिनेशन में कि कब दिया, कौन से समय दिया और कहां दिया। अगर मान लीजिए उसने लिख रखा है तो फिर आप ये क्वेश्चन ना पूछें। इसलिए मैं कह रहा हूं मैकेनिकली कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चंस को डिवाइस करना पड़ेगा, उसके एफिडेविट को और एग्जामिनेशन चीफ को देखना पड़ेगा। अगर उसने एविडेंसेस बाय द वे ऑफ एफिडेविट दे रखा है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप उसको देख के आप अपना क्रॉस एग्जामिनेशन डिवाइस कर सकें। आगे देखिए, अब देखिए मान लीजिए उसने कुछ फोटोग्राफर्स के ऊपर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लीजिए वो कहेगा कि मैंने डाउरी दी है, एप्लीकेंट या उसकी फैमिली कहती है हमने बहुत ज्यादा डाउरी दी है, तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास फोटोग्राफ्स हैं या वीडियो रील है। अगर वो तो आपने उसको कोर्ट में जो है वो मतलब एक एग्जिबिट के तौर पे या डॉक्यूमेंट के तौर पे उसको वो बनाया है आपने। अगर वो कहता है हाँ फोटोग्राफ्स नहीं है मेरे पास, तो आप उसे रिकॉर्ड करवा लीजिए। अगर वो कहते हैं कि हाँ फोटोग्राफ्स हैं, तो आप पूछिए कि क्या आपने वो फोटोग्राफ्स फाइल किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो वो आपके विटनेस के अगेंस्ट में जाएगा। और मान लीजिए उसने फोटोग्राफ्स भी फाइल कर रखे हैं, तो फिर आप एक अलग से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। वो पूछते हैं ये आप मानते हैं कि आपने जिसने फोटोग्राफ्स लिए आपने उस फोटोग्राफर को गवाह के तौर पे कोर्ट में नहीं बुलाया है। तो ये क्वेश्चन पुट अप करने से क्या होगा कि वो उसकी जो फोटोग्राफ्स फाइल किए गए हैं वो डाउट के घेरे में आ जाएंगे। ये आर्गुमेंट्स में आप उसके एविडेंस को डिमोलिश कर सकते हैं। तो अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये पुट अप कीजिए। अच्छा बताइए कि आपकी सैलरी कितनी थी जब आपने एक्सपेंसेस किए। तो अब ये घेरे में इस तरह से आ जाएगा। मान लीजिए एक जो है सैलरीड एम्प्लॉई है, वो काम करता था किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी सैलरी वो मान लीजिए अपनी हैसियत से दिखाता है कि मैं, कईयों के दिमाग में रहता है कि मैं जितना मर्जी क्लेम कर लूंगा तो कोर्ट मुझे दिला देगी। अक्सर इनकी भी गलती नहीं होती, कई लोग बहकाने वाले लोग भी होते हैं जो उनको भड़का देते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप खुद से पुटअप कर सकते हैं आपकी सैलरी कितनी थी। वो जरूर बचेगा इसमें बताने के लिए, हिचकिचाएगा, वो ये बताएगा जब मुझे याद नहीं है, जब मेरे को ध्यान नहीं है। अगर मान लीजिए वो कहते हैं मेरे ध्यान नहीं है, तो फिर कोर्ट ये समझ लेगी ये विटनेस जो है वो अनरिलायबल विटनेस है। अनरिलायबल विटनेस होने से उसकी जो टेस्टिमोनी है वो एक्सेप्टेबल नहीं आएगी। अच्छा ये बताइए, फिर अगला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं क्या आपने
बैंक स्टेटमेंट लगाए हैं जहां से आपने इतना अमाउंट लिया है। मान लीजिए कोई भी आदमी होगा, घर में तो कैश रखेगा नहीं, कहीं ना कहीं से लेगा, वो सोर्स के जरिए, जरूरी बैंक स्टेटमेंट, कहीं से उधार लिया या किस लिया, उसकी कोई स्टेटमेंट की विड्रॉल स्लिप जो है, जो स्टेटमेंट है बैंक से विड्रॉ की गई है इतना अमाउंट, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आपने कोर्ट में उसमें लगाया है कि नहीं लगाया। ये क्वेश्चन पुट अप करने से क्या होगा कि आपकी जो आपका जो वर्जन है वो ज्यादा प्रोबेबल हो जाएगा, ज्यादा वेटेबल हो जाएगा, रेदर देन जो आप एक बैल्ड स्टेटमेंट दे रहा है, जो विटनेस बैल्ड स्टेटमेंट दे रहा है। आप उसकी स्टेटमेंट, इस तरह के क्वेश्चन पुट अप करने से विटनेस को अनरिलायबल साबित कर सकोगे। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, डिड यू फाइल द कॉपी ऑफ द ITR? इनकम टैक्स रिसिप्ट आपने फाइल की है। मान लीजिए कोई भी आदमी है, सैलरीड एम्प्लॉय है, और वो कह रहा है कि मैंने इतना खर्च किया, जब उसको शॉपकीपर है मैं इतना खर्च किया, अगर वो इतना खर्च कर रहा है तो टैक्स वगैरह वो देता है कि नहीं देता? अगर ये नहीं देता है अगर टैक्स वगैरह, तो फिर ये वो भी चीज दायरे पे आ जाएगी कि ये डाउटफुल हो जाएगी इसकी जो फिगर है। तो ये क्वेश्चन जरूर पुट अप कीजिए कि आपने ITR या कोई स्टेटमेंट जो है इनकम टैक्स रिसिप्ट है वो लगा रखी है। अगर एप्लीकेंट है तो एप्लीकेंट से पूछिए। अच्छा, फिर ये देखिए अगला क्वेश्चन ये पुट अप कीजिए। अब कई ये होता है, ये मेंशन करते हैं कि हमने बहुत ज्यादा मेरे डॉटर के ऊपर फिजिकल अब्यूज किया, फिजिकल वायलेंस किया, इमोशनल अब्यूज किया, इकोनॉमिक अब्यूज किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो मान लीजिए 50 एलिगेशंस लगा रखी हैं और 50 एलिगेशन में उसने डेट, टाइम, प्लेस और ओकेजन नहीं मेंशन किया है, तो वो उसकी जो एलिगेशंस हैं वो वेटेबल नहीं होंगी। आप ये क्वेश्चन जरूर पुट अप कीजिए। मान लीजिए उसने कहा कि ABC जगह मुझे मारा पीटा और इन लोगों ने मुझे ऐसा किया, तो आप ये पूछ सकते हैं कि डेट, टाइम वगैरह कुछ मेंशन किया है उसमें। अगर डेट टाइम मेंशन नहीं किया तो उसके अगेंस्ट में जाएगी। अगर डेट टाइम मेंशन किया तो ये क्वेश्चन ना पूछें। लेकिन अगर किसी और फिर ये क्वेश्चन पूछे, अगर मान लीजिए उसने कॉमन एलिगेशंस लगा रखी हैं, 4 लोगों के ऊपर एक साथ ही एलिगेशन लगा रखी है, तब ये क्वेश्चन जो पूछे कि किस रिस्पोंडेंट ने आपके साथ जो है मारा पीटा या इमोशनल अब्यूज किया, ये कहीं मेंशन किया है। अगर वो कॉमन एलिगेशंस लगाई गई हैं तो उस एलिगेशन का वेबल नहीं होगी, वेटेबल नहीं होगी, क्योंकि ऑमनीबस एलिगेशंस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। इसलिए स्पेसिफिक एलिगेशन, हर रिस्पोंडेंट के ऊपर स्पेसिफिक एलिगेशन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्पेसिफिक रोल जो है रिस्पोंडेंट का तभी पता चलेगा जब वो जो है स्पेसिफिक एलिगेशंस एप्लीकेंट या जो विटनेस है वो बताएगा। तो इसलिए ये जरूर पूछे कि डेट, टाइम, प्लेस और ओकेजन जो है एफिडेविट में कहीं मेंशन किया कि कहां, किधर और किस रिस्पोंडेंट ने आपके साथ फिजिकल वायलेंस, अगर फिजिकल वायलेंस का बता रखा है तो उसका कोट कीजिए क्या क्या कर रखा है। तो ये सारी चीजें पूछिए। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन ये पुट अप कीजिए। ये भी ठीक है कि आप जैसे मान लीजिए कि कोई घर का आदमी है, वो गवाही देने आ रहा है, मान लीजिए उसका भाई गवाही देने के लिए आ रहा है एप्लीकेंट का, तो आप ये पूछ सकते हैं कि ये सही है या ये ठीक है कि आप ये सारी जो गवाही जो दे रहे हैं, जो एलिगेशंस आपने एफिडेविट में लिखी हैं, वो आपकी जो एप्लीकेंट ने आपको बताया उससे पूछ के आप लगा रहे हैं। तो अगर ये एडमिट कर देते हैं कोई भी एप्लीकेंट जो विटनेस है, तो उसकी जो गवाही है वो वैलिड नहीं देनी जाएगी, क्योंकि ये माना जाएगा कि ये हेयर एंड से विटनेस है, ये सुन के बिना वेरीफाई किए यहाँ पे कोर्ट में गवाही देने आ गया। क्योंकि अक्सर लोग आते हैं घर के, क्योंकि उन्होंने ना देखा होता है, सिर्फ कहने पे कि कह दिया कि चलो आप भी आके गवाही दे दो, जब तक उसने कोई इंसिडेंट देखा नहीं है, सिर्फ सुन के अगर वो गवाही दे रहा है तो उसकी जो गवाही है वो वैलिड नहीं होगी। तो यहाँ पे ये भी आप सजेशन दे सकते हो कि आप डिपोज कर रहे हो कि जो भी आपने सुना है उसके बेसिस पे आप डिपोज कर रहे हो। अच्छा, फिर देखिए अगला क्वेश्चन ये देखिए। अब कहते हैं कि कई बार अक्सर एलिगेशन लगाते हैं कि शादी के बाद मेरी सारी ज्वेलरी ले ली, रिस्पोंडेंट्स ने सारी ज्वेलरी ले ली। तो आप ये पूछ सकते हैं कि आपने कहीं मेंशन किया है कि किस रिस्पोंडेंट ने ज्वेलरी और वैल्यूएबल आइटम्स लिए हैं। अगर लिए हैं तो बताइए किस रिस्पोंडेंट ने कहाँ किधर लिए हैं, ये ऐसा कोई मेंशन तो नहीं किया आपने एफिडेविट में, तो ये सारा रिकॉर्ड करवाइए। ये अगर आपने यस और नो में जो पूछिए क्वेश्चन, या आपने ये मेंशन किया है कि किस रिस्पोंडेंट ने आपसे ज्वेलरी आर्टिकल्स ले लिए। अगर वो कहते हैं हाँ मेंशन किया है, तो या ये मेंशन किया है कि किस रिस्पोंडेंट ने आपसे कहाँ और किधर ज्वेलरी आइटम्स लिए और कौन से ज्वेलरी आइटम्स लिए, आपने अपनी गवाही में बताया है। अगर वो कहती है नहीं बताया तो उसके अगेंस्ट में जाएगा। तो अगला देखिए, और ये भी डिस्क्रिप्शन में आता है कि ये भी आपने मेंशन नहीं किया कि किस आर्टिकल, कौन से आर्टिकल ये भी कवर्ड हो जाए, और ये भी कहीं मेंशन नहीं किया है कि डेट, टाइम और प्लेस कहाँ लिए गए, किधर लिए गए। ये सारे क्वेश्चन जो 17-18 ये तीनों में ही कवर्ड हो जाते हैं। अच्छा देखिए, अब ये
कहते हैं कि कई बार इंसिडेंट्स क्रिएट कर देते हैं, फेक एलिगेशंस लगा देते हैं कि माई को मान लीजिए शादी किसी की 2015 में हुई है और कंप्लेंट डाली है 2020 में, वो कहती है मुझे 2016 में भी मारा है, 2017 में भी मारा, 2018 में। तो आप ये पूछ सकते हैं कि क्या ये ठीक है कि आपने उस इंसिडेंट में कोई पुलिस कंप्लेंट या वुमेन सेल के सामने कोई फोन या टेलीफोनिक नहीं किया है। अगर मान लीजिए कि उसने नहीं कर रखा तभी आप पूछें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना पूछें जो आज जिसका आंसर आपको नहीं पता है। हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन में ध्यान रखें, वही सवाल पूछें जिसका जवाब पता है। आपको पता है उसने कोई कंप्लेंट नहीं डाल रखी है, तो वो आप इसे रिकॉर्ड करवाएं। रिकॉर्ड कराने से ये माना जाएगा कि ये सारी एलिगेशंस आफ्टर थॉट करके डाली गई हैं, क्योंकि सलाह लेके, परामर्श लेके कोई भी कंप्लेंट डालना वो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता है, वो हमेशा डाउटफुल कैटेगरी में गिना जाता है। तो इसके लिए अगर उसने कोई नेचुरली 3-4 इंसिडेंट अपनी कंप्लेंट में लिख रखे हैं तो ये उसका क्रॉस करके ऐसा डिमोलिश कर सकते हैं। और मान लीजिए उसने कहा कि मुझे मारा गया 2017 में, मेरे पर कुछ आइटम फेंक दिए या डैमेज करते, तो आप ये पूछ सकते हैं कोई आपने मेडिकल करवाया था या फिर कोई पुलिस कंप्लेंट दी थी, अगर की थी तो कहाँ है वो कंप्लेंट, आपने फाइल नहीं की है, ये सीएम पूछिए। अच्छा, फिर अगर कोई कहते हैं मेरे साथ इंजरीज की या मेरे को किसी ब्लंट चीज से मारा, मतलब शार्प चीज से मारा, तो आप पूछ सकते हैं कोई आपने उसकी MLR कटवाई थी। अगर उसके पास सजेशन जरूर दी है। मैं ये कहता हूं कि आपके साथ कोई मारपीट नहीं हुई, आप सिर्फ जो है आपकी जो कंप्लेंट है वो झूठी और फैब्रिकेटेड है, इस तरह की सजेशन जरूर दीजिए। अगर आपने कोई मारा पीटा होता आपके साथ तो फिर आपने पुलिस कंप्लेंट कराई होती, MLR कटाई होती। और देखिए अब डिले इन FIR के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट डाली है, साथ में पहले FIR कई अधिकांश लोग करवा चुके होते हैं, तो यहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आपने पुलिस की जो कंप्लेंट कराई थी, आपने घर वालों से पूछ के करवाई थी, परामर्श लेके कराई थी। नेचुरली आपकी कंप्लेंट डाली थी, परामर्श लेके डाली है, तो उसका जो है लीगल एक्सेप्टेबल नहीं मानी जाती। आफ्टर कंसल्टेशन और डिलिब्रेशंस करके ली जाती है, तो हमेशा उसे संदेह की नजर से, डाउट की नजर से देखा जाता है। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन ये पुट कर सकते हैं आपने, मान लीजिए उसने FIR करा दी, मेरे से मारा पीटा, तो इसमें ये भी मेंशन करना बड़ा जरूरी है कि कौन से बॉडी पार्ट में मारा गया, कहाँ इंजरीज हुई, डिस्क्रिप्शन आपने FIR में लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर वो कहती है मैंने नहीं लिखा है तो वो आपके फेवर में जाएगा। तो ये चीज जरूर पूछिए कि आपने कोई मेंशन नहीं किया है, ये ठीक है कि आपने कहीं मेंशन नहीं किया है कि आपको आपने कोई पुलिस कंप्लेंट या FIR में कहीं मेंशन नहीं किया, कौन से बॉडी पार्ट में आपको इंजरीज हुई, ये आपने अपनी कंप्लेंट में नहीं मेंशन किया। और यहाँ पर कई बार ऐसे कहते हैं 4 लोगों ने मेरे से मारा पीटा, तो ये भी नहीं लिखा, ये भी ठीक है, ये कहीं नहीं मेंशन किया कि किस रिस्पोंडेंट ने आपको कौन से बॉडी पार्ट पे, कौन से शरीर के अंग पे मारा है, ये सब तो कहीं नहीं लिखा हुआ। और वो कहेगा, वो जो एप्लीकेंट होगा वो यही कहेगा कि हाँ ठीक है मैंने नहीं लिखा है, तो वो उसके अगेंस्ट में जाएगा, क्योंकि आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आप उस पर केस चला रहे, तो प्रूफ भी आपको ही करना है। आप उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करके आप इसको डिमोलिश करेंगे। और देखिए मान लीजिए कि घर का रिलेटिव है, वो गवाही देने आया, तो आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये ठीक है कि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, जब इसे मारा पीटा गया, आप उस वक्त जो इंसिडेंट हुआ था उस समय आप वहां मौजूद नहीं थे। तो इस तरह से क्या होगा कि हेयर से विटनेसेस बन जाता है। तो देखिए ये एक छोटा सा ब्लूप्रिंट था कि 25 क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाए थे, कैजुअल थे, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक्स में मैंने बहुत कैजुअल वे में बनाए गए थे, ताकि एक अवेयर किया जा सके कि किस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन करना है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया उसे जो है वो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने जो व्यूज हैं जरूर बताइएगा, ताकि एक मोटिवेशन मिले और भी ज्यादा अच्छे वीडियो बनाने का मौका मिलता रहे। और साथ में ये वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो डिस्ट्रेस में रहते हैं। वो अपना जो है अगर उन्होंने इम्प्लीकेट किया गया है तो वो काफी ज्यादा डिप्रेशन के भी शिकार रहते हैं। तो ये वीडियो जरूर कुछ हद तक मोटिवेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। आपसे मैक्सिमम लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, और समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।